रामखेड़ा, एक छोटा सा गांव, पहाड़ों के बीच दबा हुआ। ऐसा गांव जहां सूरज रोज उगता तो था, लेकिन कई घरों में उजाला कभी पहुंच ही नहीं पाता था। और उसी गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव बहुत गरीब था। माधव की उम्र जब 17 साल की थी, उसी उम्र में उसकी माँ चली गई और कुछ महीनों बाद बाप भी। झोपड़ी में बचा था तो बस एक टूटा हुआ चूल्हा और एक अकेलापन, जो हर रात और गहरा होता जाता था। आज तक माधव ने सिर्फ दुख ही झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद एक दिन उसकी झोपड़ी के सामने गांव का मुखिया भवानी सिंह आ खड़ा हुआ। अरे ओ माधव, तेरे बाप ने गांव के काम के नाम पर मुझसे जो कर्जा लिया था वो अब कौन चुकाएगा? माधव घबरा गया। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं मेरे माँ पापा अब नहीं रहे और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपका धन लौटा पाऊँगा? ले देकर मेरे पास बस एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। मुखिया इतना सुनते ही तनतना उठा। तो फिर उम्र भर मेरे खेतों में काम करेगा और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा जब तक कर्ज पूरा न उतर जाए। माधव चुप रहा। उसके पास न हाँ कहने की ताकत थी, न ना कहने की हिम्मत। फिर क्या था, माधव मुखिया के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहां मजदूरी करने के बाद मुखिया माधव को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ए माधव, जल्दी से खाना खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह सोते हुए मत दिखाई देना, वरना तेरी खैरियत नहीं। जी मुखिया जी, मैं 4 बजे उठ जाऊंगा। यही नहीं, मुखिया माधव को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे माधव भी मजबूर था। ऐसे ही 8 साल निकल गए। माधव अब बच्चा नहीं रहा था, वो जवान हो चुका था, लेकिन आंखों में अब भी डर बैठा था। एक दिन लगातार काम की वजह से माधव जरा देर से खेत पहुंचा। मुखिया लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर माधव बहुत घबरा जाता है। मुखिया जी, माफ़ कर दीजिए, आज उठने में जरा देर हो गई। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, माफ करूं? और वो भी तुझे? अरे एक बार माफ करूंगा तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं मुखिया जी, नहीं। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं। रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर मुखिया माधव को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो माधव हमेशा मुखिया की मार खा लेता था, और आज पहली बार माधव की चुप्पी टूटी। बस करिए सेठ जी, और कितना पीटेंगे? कल रात आपने ही देर तक काम करवाया था और इसी वजह से सुबह उठने में लेट हो गया। भला इसमें मेरी क्या गलती? मैं मशीन थोड़ी हूँ मुखिया जी। इतना सुनते ही मुखिया आग बबूला हो उठा। ओहो, अच्छा तू कहना चाहता है गलती मेरी है? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जुबान लड़ाता है। निकल निकल जा मेरे गांव से। जब भूखा मरेगा तब मेरे पैरों में आकर गिरेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपका गांव छोड़कर। माधव गांव छोड़कर निकल पड़ा। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर माधव सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। भूखा प्यासा वो जंगल पहुंचा और एक पेड़ के नीचे रो पड़ा। तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? हे ऊपर वाले, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो गया काम से।
जैसे ही माधव झाड़ियों के पास जाता है, वो देखता है कि झोपड़ी के आगे एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तप कर रहे थे। माधव साधु महाराज के पास जाता है। माधव को पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख, प्यास और थकान, इन सब ने शरीर को थका दिया है। अच्छा बच्चा, सबसे पहले तुम उस झोपड़ी में जाओ। वहाँ कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठा कर लाओ। माधव साधु की बात मानकर फल उठाकर ले आता है। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो, बाकी तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। धन्यवाद बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं बहुत भूखा हूँ? तुम बस ये समझो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। साधु माधव का हाथ लेकर उसके भाग्य पढ़ते हैं। वाह बच्चा वाह, तुम्हारी लकीरें बिल्कुल राजाओं जैसी हैं। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। बाबा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मेरी जिंदगी गरीबी में ही बीती है। बेटा, तुम जल्द ही मेरी बातों पर यकीन कर लोगे। अब तुम पश्चिम दिशा की ओर चलो और ये फल ले जाओ। ये फल रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। माधव साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। शाम तक जंगल खत्म होता है और माधव एक छोटे से गांव में पहुंचता है। आखिरकार गांव आ गया। अब जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। माधव गांव में इधर उधर काम और रहने की जगह खोजने लगता है। तभी उसकी नजर हरिराम नामक व्यक्ति की मिठाई की दुकान पर पड़ती है। अरे ओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज रात गुजारने के लिए थोड़ी मदद मिल जाए सेठ जी। बहुत महान दया होगी आपकी। हरिराम माधव को अपने घर ले जाता है, जहां सिर्फ हरिराम और उसका बेटा अंश रहते थे। पापा, ये कौन है? बेटा, ये माधव हैं। आज मेरी बहुत मदद की है। आज रात यहीं रुकेगा। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? अने वो पापा, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर, ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खाना बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, यही बहुत है। माधव देर रात हरिराम और अंश के लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ माधव, तुम भी बैठो, हम सब साथ में बैठकर खाते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह माधव जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी, उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और अंश भैया को भी उठा दीजिए। वाह, क्या खुशबू है चाय की। तूने तो मुझे मेरी पत्नी की याद दिला दी। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। अच्छा सेठ जी। हाँ हाँ, ये क्या सेठ सेठ लगा कर रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा जी कहकर बुलाया कर। हरिराम की ये बात सुनकर माधव को बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हरी चाचा। तीनों नाश्ता कर ही रहे थे
कि उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है चाचा? अरे माधव बेटा, लगता है राजमहल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेश लाए हैं। वह इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई राजमहल के कुछ सैनिक जो जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो 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 गांव वालों, राजकुमारी मोनिका अपने विवाह के लिए एक उचित वर ढूंढ रही हैं। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी से करवा देंगे। और तो और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। और आप लोगों में से जो भी राजकुमारी की शर्त को पूरा करना चाहता है, कल वह सुबह महल में पहुंच जाए। सैनिक की ऐसी बात सुनकर गांव वालों में तो अफरा तफरी ही फैल जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त थी क्या। जब हरीराम ये सब सुनता है तो वो भी अपने बेटे से कहता है, अरे क्यों ना तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद ही कर ले। अने ठीक है पापा, मैं कल तला दाऊंगा। अरे क्या मालूम राजकुमारी मुझ पे फिदा हो जाए और मुझे देते ही शर्त वर्त भून जाए और मुझसे बीमा तरने तो तैयार हो जाए। उनका मुझ जैसे नौजवान को पर फिदा होना कोई बनी बात नहीं है। माधव बेटा, तुम भी कल इसके साथ महल चले जाना। क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं, लेकिन हाँ, शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। अगले दिन सुबह सुबह माधव अंश के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। आप सभी ध्यान से सुनिए, मेरी एक शर्त है, जो पूरा करेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। सभा में उपस्थित सभी लोग हैरानी और उत्सुकता से सुनते हैं। हम सब तैयार हैं। आप सबने हमारे महल के पालतू चीते के बारे में तो सुना ही होगा। वो इस पूरे राज्य का तो क्या, आसपास के सभी राज्यों में सबसे खूंखार है। आप में से जो मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे हमारे चीते से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे, उसे एक खरोंच तक नहीं लगनी चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वह खुद ब खुदा आपके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। कई लोग डर के मारे सभा से बाहर चले जाते हैं। अंश भी डर कर लौटने लगता है, लेकिन माधव उसे रोकता है। अंश भैया, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। शायद राजकुमारी ने कुछ खास कारण से यह शर्त रखी हो। अने मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो दान बूद कर मौत के मुंह में कूद दाऊं। माधव और अंश भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई तक नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, माधव को राजकुमारी दिखाई देती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि माधव उन्हें देखते ही मोहित हो जाता है। तभी अंश उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला जाता है। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। देखा आपने पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए और अब यह जो बच्चे हैं, ये चीते को देखकर भाग जाएंगे। बेटी, तुमने रखी भी तो ऐसी शर्त है, लगता है तुम्हें विवाह ही नहीं करना है। लेकिन चलो,
हम इन्हें चीते के पिंजरे के पास ले चलते हैं। क्या पता इनमें से ही कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में ले आते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक चीता कैद था। इतना बड़ा चीता देखकर कुछ लोगों की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। मेरे पास अब खोने को है ही क्या। वैसे तो मेरी पूरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, कौन ही मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा होगा। इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्या पता मेरा भाग सचमुच चमक जाए। जो बचे कुचे राजकुमार और गांव वाले भी भाग जाते हैं। अब सिर्फ माधव ही अकेला बच गया था। माधव को अभी भी वहां खड़ा देखकर राजकुमारी जी चौंक जाती हैं। तुम गए नहीं? लगता है तुम्हें अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है। जी राजकुमारी, मैं इस चीते से लड़ना चाहता हूँ और आपकी शर्त पूरी करना चाहता हूँ। जिंदगी में मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वाकई में? ठीक है, फिर जाओ उस चीते के पिंजरे में और आजमा लो अपने भाग्य को। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला जाता है, चीता गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन माधव डर के बावजूद शांति बनाए रखता है। हाँ, राजकुमारी की वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसे शांत कराकर दे तो घुटने के बल ला सकता हूँ। तभी माधव देखता है कि चीते के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहां से खून भी बह रहा था। इसलिए चीता और ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर माधव सब कुछ समझ जाता है। चोट? मगर अभी तो किसी ने इस टाइगर से लड़ाई भी नहीं की है। इसका मतलब ये कोई पालतू चीता नहीं है, बल्कि जंगली चीता है। इसे पकड़कर हाल ही में यहाँ लाया गया है। चीता गुस्से में माधव के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन माधव वहां से हट जाता है और चीते को ऊपर से दबोच लेता है। इसके बाद माधव चीते को सहलाने लगता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे दोस्त। मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाऊंगा, तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगा और तुम्हारे जंगल छुड़वा दूंगा। माधव की ये बात सुनकर टाइगर सचमुच शांत हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे मानो वो माधव की बात समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाना हो। तभी माधव अपने कुर्ते का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ता है और उसे टाइगर की चोट पर लगा देता है। ये नजारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान थे। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त वाकई में पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वह सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं है, बल्कि यह मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। राजकुमारी जी, आपने ये शर्त क्यों रखी, जबकि चीता घायल था? कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए गई थी। चीता घायल था। मैंने इसे महल में रखा ताकि सुरक्षित रहे और पिताजी मुझसे विवाह पर दबाव न डालें। मुझे लगा था कि कोई शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, मगर आपने तो यह कमाल कर दिखाया। सही कहा राजकुमारी ने। अब उसका विवाह धूमधाम से आपके साथ कराएंगे। और हाँ, आप ही हमारे राज्य के नए महाराज हैं। ये सुनकर माधव बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोच विचार करके राजकुमारी से कहता है। लेकिन राजकुमारी जी, आप इस शर्त से बाधित नहीं हैं। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना है तो मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। माधव की ये बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी वह सब आप में हैं, इसलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी का विवाह धूमधाम से माधव से हो जाता है। ये खबर सुनकर माधव का पुराना मालिक मुखिया का तो सिर ही चकरा जाता है और माधव के हरीराम चाचा तो बड़े खुश होते हैं। माधव राज्य का नया राजकुमार बन जाता है
और राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य चलाने लगता है। उसे साधु की बात याद आती है और उसे सचमुच लगने लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली है